हेलो एवरीवन, लेखपाल 2022 की इस प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग ग्रामीण विकास पढ़ रहे थे और ये सेट नंबर 26 है, 26 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि भारत में अस्थाई स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड लिटन को, लॉर्ड विलियम बेंटिक को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को या लॉर्ड रिपन को? तो स्थायी बंदोबस्त, देखिए स्थानीय स्वशासन और अस्थाई बंदोबस्त ये दो अलग चीजें हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है, तो स्थानीय स्वशासन का जो जनक था वो लॉर्ड रिपन थे और अस्थाई बंदोबस्त के जो जनक थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे, दोनों थोड़ा सा समकक्षता रखते हैं। तो ध्यान रखना कि स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन और अस्थाई बंदोबस्त के जो जनक थे वो आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है? शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, राजस्व विभाग या भू प्रबंधन विभाग? तो सिंपल सी बात है कि भूमि की पैमाइश या माप का जो कार्य है वो राजस्व विभाग करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तीसरा देखिएगा कि भूदान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1951 में, 52 में, 55 में या 58 में? तो भूदान आंदोलन जो है वो विनोबा भावे जी के द्वारा शुरू की गई थी और ये 1951 में आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। कहाँ से शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। तो ध्यान रखेंगे भूदान आंदोलन जो है वो किस वर्ष शुरू हो गया था? 1951 से। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की घोषणा कब की गई थी? केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की घोषणा कब की गई थी? अप्रैल 2020 को, मई 2020 को, जून 2020 को या जुलाई 2020 को? तो केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की जो घोषणा है वो अप्रैल 2020 में की गई थी। एक्चुअली इस योजना का जो उद्देश्य था वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देने के लिए संपत्ति कार्ड का वितरण करना था। ठीक है, संपत्ति कार्ड का एक वितरण करना था। इस योजना को 2020 से 24 के लिए तैयार किया गया है। तो ये भी ध्यान रखने वाला है कि योजना कब तक चलेगी, तो 2024 तक ये योजना चलने वाली है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी को कम करना, बेरोजगारी दूर करना, ऊर्जा आपूर्ति करना या सस्ता ऋण देना? तो आपका ये ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो विद्युतीकरण से संबंधित है, हर गांव बिजली से संबंधित है, तो ये ऊर्जा आपूर्ति करने से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय योजना जो है ऊर्जा आपूर्ति मतलब हर गांव बिजली की उपलब्धता से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। कह रहा है कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की घोषणा किस वर्ष की गई है? सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की घोषणा कब की गई है? 1992 में, 1993 में, 1995 में या 1996 में? तो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना जो है वो आपकी कब शुरू की गई थी? 1993 को शुरू की गई थी। दिसंबर 1993 में ये योजना जो है वो शुरू की गई थी। देश का जो सांसद था, ठीक है, वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो, ठीक है, ठीक है, वो उसको प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ का आवंटन किया जाता था कि वो अपने क्षेत्र का विकास कर सके। ठीक है, इसके अधीन। चलिए तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो है वो 1993 हो जाएगा। आगे चलिए देखिए क्या कह रहा है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान 2020 को राज्य के कितने जिलों में प्रारंभ किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान 2020 कितने जिलों में तैयार किया गया है? ठीक है, तो ये 31 जिलों में
कितने जिलों में? 31 जिलों में इसको प्रारंभ किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका वो बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कृषि की जलवायु के आधार पर कितने प्रदेशों में बांटा गया है? देखिए इसको कहते हैं सस्य जलवायु प्रदेश। सस्य जलवायु, सस्य मतलब कृषि होता है। सस्य जलवायु प्रदेश कुल कितने हैं? सस्य जलवायु प्रदेश कुल 9 हैं। ठीक है, तो कितने जलवायु प्रदेश हैं? सस्य जलवायु प्रदेश 9 जो है जलवायु प्रदेश हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? किस कृषि जलवायु प्रदेश में खरीफ की फसलों का उत्पादन किया जाता है? किस कृषि जलवायु प्रदेश में खरीफ फसलों का उत्पादन किया जाता है? उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र में, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में, या ए और बी दोनों? ठीक है, तो उत्तर पूर्वी जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पे भी खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं, और जो हमारी पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, पूर्वांचल क्षेत्र है, यहाँ पर भी अच्छी खासी खरीफ की फसलें होती हैं। तो ये ए और बी ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो है सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो जो खरीफ की फसल है वो उत्तर पूर्व मैदान और पूर्वी मैदानों में होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 10वां कह रहा है कि वर्तमान समय में रोजगार करने में कृषि का लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? वर्तमान समय में रोजगार करने में कृषि का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा है, मतलब कितने प्रतिशत लोग कृषि में ही इन्वॉल्व हैं, इस प्रश्न का ये मतलब है। देखिएगा, तो इस कृषि में कितने लोग इन्वॉल्व है, जैसे 35% है कि 47% है, 57 है या 65 है, तो 57% लोग कृषि में ही लगे हुए हैं। ठीक है, तो 57% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत के, कहाँ पे? भारत के, ये भी ध्यान रखना है कि भारत के 57% जो जनसंख्या है वो कृषि कार्य में लगी हुई है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कह रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संस्थागत सुधारों का प्रमुख घटक कौन सा है? भूधारण की व्यवस्था, भूमापन, कृषि विकास या ग्रामीण विकास? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संस्थागत सुधारों का प्रमुख घटक कौन सा है? तो प्रमुख घटक है आपका भूधारण की व्यवस्था। भूधारण की व्यवस्था, तो ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसमें भूधारण की जो व्यवस्था है वो एक संस्थागत सुधार है। ठीक है, और आज़ादी के बाद जो है भूमि की सुधार के लिए काफ़ी कार्य किए गए हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि जो अर्थव्यवस्था है वो भूधारण व्यवस्था पर आधारित है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों से किया गया है? हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है? दलहन और तिलहन के लिए, जूट और कपास के लिए, गेहूं और चावल के लिए, गन्ना और चाय के लिए। तो आप ये जानिए कि जो हरित क्रांति है वो किससे क्रिएट करती थी? गेहूं और चावल के उत्पादन से क्रिएट करती है, तो उसके लिए वरदान का कार्य करती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, गेहूं और चावल। देखिएगा 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? गांव के नक्शे को क्या कहा जाता है? क्या कह रहा है? माजरा, सजरा, खसरा या इनमें से कोई नहीं? तो गांव के जो नक्शा होता है उस नक्शे को क्या कहा जाता है? सजरा कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है? सजरा कहा जाता है। ये कपड़े पर बना होता है गांव का नक्शा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सजरा होता है। और खसरे में लेखन होता है, भूमि का आवंटन रहता है, किस खंड में किसका कौन सा खंड है, वो कागजी होता है। और सजरा जो होता है वो कपड़े पर बना होता है। तो ध्यान रखना है, गांव के नक्शे को क्या कहते हैं? सजरा कहते हैं। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कह रहा है उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1952 में, 1954 में, 1956 में या 1958 में? तो जो उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना जो है वो 1954 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1954 में शुरू हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जरीबी लाइन की ओर जाने वाली मेढ़ को क्या कहा जाता है? जरीबी लाइन की ओर जाने वाले मेढ़ को क्या कहा जाता है? दाखिली मोड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दाखिली
मोड़ कहा जाता है। जरीबी लाइन की ओर जाने वाली मेड़ को दाखिली मोड़ कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है सीमांत जोत श्रेणी में कितना भूमि क्षेत्र शामिल पाया जाता है। सीमांत जोत क्षेत्र में कितना भूमि क्षेत्र जो है वो शामिल पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो सीमांत कृषक होते हैं, सीमांत कृषक किसे कहते हैं, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम की जमीन होती है। तो सीधी सी बात है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि सीमा। अच्छा देखिए प्रश्न है सीमांत जोत श्रेणी में कितना कृषि क्षेत्र आता है, तो वही बात है, सीमांत कृषक की बात की गई। तो सीमांत जो किसान होते हैं उनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है, वही जो है सीमांत जोत श्रेणी में आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि भूजोत की चकबंदी से आशय होता है। भूजोतों की चकबंदी से आशय भूमि के टुकड़ों में विभाजन करना, भूमि को कृषि योग्य बनाना, गांव में बिखरे हुए खेतों को एक जगह मिलाना और भूमि का वर्गीकरण करना। तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन भी है। गांव में बिखरे हुए खेतों को एक जगह मिलाने को चकबंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चकबंदी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। देखिएगा 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वामित्व योजना के तहत 11 अक्टूबर सन 2020 को कितने भूमि मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटा गया है। तो स्वामित्व योजना के अंतर्गत 11 अक्टूबर 2020 को कितने भूमालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटा गया है। 1 लाख भूमालिकों को, कितने, 1 लाख भूमालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटा गया है। किसकी योजना के तहत, स्वामित्व योजना के तहत। तो ये भी ध्यान रखना है कि स्वामित्व योजना के तहत 2000, एक तो स्वामित्व योजना 2020 में शुरू हुई है और इसके तहत 1 लाख मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटा गया है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। कह रहा है कि वित्तीय समावेशन शब्द का पहली बार प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस वर्ष किया गया था। वित्तीय समावेशन शब्द का पहली बार प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस वर्ष किया गया था। 2004-05 में, 2005-06 में, 2007-08 में या 2010 और 11 में। तो वित्तीय समावेशन का जो प्रयोग है वो 2005-06 में किया गया था। वित्तीय समावेशन शब्द का प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कब किया गया था, 2005 और 6 में किया गया था। चलिए क्या कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में, क्वेश्चन नंबर 20 है, मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्वशासन की प्रणाली किन कारणों से कमजोर हो गई। ग्रामीण स्वशासन प्रणाली किन कारणों से, नगरों पर अधिक ध्यान देना, जमींदारों का बढ़ावा देना, जमींदारी प्रथा को बढ़ावा देना या उपरोक्त में सभी। तो एक्चुअली उस समय जो हमारे मुखिया थे वो कहीं ना कहीं नगरों की ओर लोग ध्यान दे रहे थे। जमींदारी प्रथा पे तानाशाही बहुत ज़्यादा थी, तो जमींदारी प्रथा या जमींदार को बढ़ावा दिया जा रहा था। लोग किसानों पर डिपेंड नहीं थे, जमींदार से कर व्यवस्था के लिए। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स जो हैं उस समय की जो पंचायती व्यवस्था समझिए कि ग्रामीण स्वशासन व्यवस्था समझिए, वो उसके कमज़ोर होने की कारण थी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे, ठीक है। और ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे ला रहे हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे आपको, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।